अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एम अहमद नज़ीर चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा 10th क्लास की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था जो कि 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है। तो लेक्चर नंबर 8 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स स्टार्ट किए थे, जिनमें हमने 2 पढ़ लिए थे, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया को देख लिया था। एम्फिसीमा आपकी बुक में है लेकिन वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो हमने उसे डिस्कस नहीं किया। तो एस्थमा क्या है? एस्थमा को उर्दू में कहते हैं दमा की बीमारी। ठीक है, आपने शायद इसके बारे में सुना हो। तो एस्थमा जो है वो किस वजह से होता है और ये क्या है? बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। हमने पढ़ा कि ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, निमोनिया इज़ इन्फेक्शन ऑफ लंग और एस्थमा इज़ द फॉर्म ऑफ एलर्जी। एलर्जी है तो इसका क्या मतलब है कि ये कुछ एलर्जेंस की वजह से होती है। ठीक है, ये हमारा जो एयर पैसेज वे है इट इज़ सेंसिटिव टू सम एलर्जेंस। और एलर्जेंस किसको कहते हैं? एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स को कहते हैं। और ये एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? स्मोक हो सकता है, डस्ट हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे ही ये चीज़ें रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हों तो कुछ लोग जो है जिन्हें कि एस्थमा होता है, उनकी जो एयर पैसेज वे है वो इन सब के लिए सेंसिटिव होता है। और जैसे ही वो यहाँ से गुजरता है तो वो ब्रोंकाई को और ब्रोंक्यूल की इन्फ्लेमेशन कर देता है। इन्फ्लेमेशन के नतीजे में वहाँ पर म्यूकस भी सिक्रीशन होती है और एयर पैसेज वे तंग हो जाता है। ठीक है, बेटे आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि एस्थमा और ब्रोंकाइटिस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है इस हवाले से कि ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल दोनों की इन्फ्लेमेशन होती है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ब्रोंकाई लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ब्रोंकाइटिस जो है वो होता है सम बैक्टीरियल, वायरल और केमिकल इरिटेंट्स की वजह से, जबकि एस्थमा जो है वो सम एलर्जेंस की वजह से होता है। और एलर्जेंस क्या है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स देख लेते हैं। तो नंबर 1 सिम्टम इज़ कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, छोटी छोटी सांस आती है। ठीक है, गहरी सांस नहीं आती है। विजिंग, विजिंग हमने कहा था कि खरखराहट के आवाज़ के साथ जो सांस आए ना उसे कहते हैं विस्लिंग साउंड के साथ जो हो। तो बेटा ये 3 जो है आपने देखा है कि कफ हमने तीनों में देखा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हमने तीनों में देखा, विजिंग तीनों में देखा। तो आप वो सिम्टम्स लाजमी याद करें जो कि तीनों में सेम है। बाकी जो एक्स्ट्रा है उन्हें याद कर लेंगे। तो चेस्ट टाइटनेस जो है वो हमने एस्थमा में देखा, इस तरह से पर्पलिश स्किन हो जाती है वो हमने निमोनिया में देखा था। ठीक है, और फीवर शिवरिंग जो है वो भी शायद उन दोनों में प्रीवियस में कुछ सेम था। आपने इन्हें याद रखना है, कफिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और विजिंग होती है, और लास्ट वन इज चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस का क्या मतलब है? खिंचाव पैदा होता है जब भी एस्थमा हो जाए अचानक से, मीन्स कि ये एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स एंटर हो जाएं और जो भी सिम्टम्स फिर वो प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ साथ सीने में खिंचाव पैदा होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इनहेलर्स की फॉर्म में जो है इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। बेसिकली क्योंकि एयर पैसेज वे तंग होना शुरू हो जाता है तो क्या किया जाता है, फ़ौरन से जिन लोगों को ये इशू होता है वो अपने पास एक छोटी बॉटल रखते हैं, स्प्रे की बॉटल होती है वो। ठीक है, और ये जब वो स्प्रे करते हैं तो बेसिकली स्प्रे के नतीजे में कुछ केमिकल्स निकलते हैं। वो केमिकल्स क्या है? मेडिसिनल केमिकल्स होते हैं। और इनका क्या काम होता है कि ये केमिकल्स फ़ौरन से एंटर होते हैं हमारे एयर पैसेजवे में, और एयर पैसेजवे में एंटर होके हमारे जो एयर पैसेजवे नैरो हो चुका हुआ है उसे वाइड कर देते हैं, खोल देते हैं, और फिर हमें जो है सांस लेने में फ़ौरन से आसानी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जितना तंग रास्ता होगा तो हवा भी कम गुजरेगी तो सांस लेने में तो मसला होगा। तो जैसे ही रास्ता खुल जाता है, वाइड हो जाता है, तो सांस लेने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट जो है इसका क्या है? इनहेलर्स की फॉर्म में। इनहेलर्स क्या है? छोटी बॉटल्स होती हैं स्प्रे की फॉर्म में और उनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस एयर पैसेज वे को खोलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद बेटा है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अब बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसे पीते हैं। तो जब तक हमें इसके नुकसान के बारे में पता नहीं होगा तो लोग जो है फिर इसे पीना नहीं छोड़ते। कुछ लोगों की आदत बन जाती है, वो फिर भी नहीं छोड़ पाते, इवन दो कि उन्हें पता हो कि व्हाट आर द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो स्मोकिंग के क्या क्या नुकसान हैं वो हम देख लेते हैं। बेसिकली स्मोकिंग जो है वो हार्मफुल है, डेंजरस है, लेकिन किस वजह से? ठीक है, तो स्मोकिंग इज़ हार्मफुल बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे जो है वो केमिकल्स मौजूद हैं। वो केमिकल्स जो कि सिगरेट के अंदर मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं।
और आपको पता है कि इसके अंदर कुछ 4000 केमिकल्स मौजूद हैं, और उन 4000 केमिकल्स में से जो 50 हैं दीज आर कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होता है बेटा? जैसे एलर्जेंस हमने नाम पढ़ा था कि एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स को हम एलर्जेंस कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही कार्सिनोजेंस किसे कहते हैं? कार्सिनो का वर्ड निकला कैंसर से, ठीक है। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं, यानी कि वो केमिकल्स जो कैंसर कॉज करते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। अब आप देखिए कि एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है और वो रोज़ अपने अंदर एक सिगरेट के साथ 50 कैंसर कॉज करने वाले केमिकल्स लेके जा रहा है, तो क्या ये बेनिफिशियल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो क्या है स्मोकिंग में? हार्मफुल केमिकल्स मौजूद हैं। कितने हैं? एमसीक्यू आ जाता है कि हाउ मेनी केमिकल्स आर प्रेजेंट इन द सिगरेट स्मोक, तो 4000 है। और इनमें से कार्सिनोजेंस कितने होते हैं? 50 हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद ना एक बात है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि स्मोकिंग जो हम करते हैं, हम नहीं सॉरी जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो लोग करते हैं स्मोकिंग, तो ये समझा जाता है कि स्मोकिंग सिर्फ लंग्स को डैमेज करते हैं, क्योंकि हमारे ख़याल से जो स्मोकिंग है वो सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक में से गुजर के जाती है ना, कि स्मोकिंग जो भी कर रहा है वो माउथ से आया ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आया ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, तो सिर्फ इस पैसेज वे में से गुजरती है, तो शायद वो सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हम इसके पढ़ेंगे बैड इफ़ेक्ट्स कंप्लीट, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिर्फ स्मोकिंग करने से हमारी बॉडी के कितने ही सिस्टम ख़राब होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स अगर इसके अंदर मौजूद हैं, वो भी 50, नॉट 1 और 2 3, 50 तक इनकी अमाउंट है। तो सोचिए ज़रा कि कितने ज़्यादा ये हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग, ये हमारी बॉडी को हेड टू टो, हमारे सर से लेके पाँव तक हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग में हमारी जो पहली हेडिंग है, यानी कि जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी को जो जहाँ जहाँ पे इफ़ेक्ट करता है, तो उसमें पहला पॉइंट है कैंसर, कि हमारी बॉडी के, क्योंकि कार्सिनोजेंस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो कैंसर कॉज करते हैं। तो कैंसर किस किस पार्ट का हो सकता है? दे में कॉज कैंसर टू आवर किडनी, किडनी में कैंसर कॉज कर सकते हैं। ऑरल कैविटी में, क्योंकि ऑरल कैविटी से ही हम जो है मींस के माउथ से ही सिगरेट स्मोकिंग की जाती है। फिर लेरिंग्स है बेटा, लेरिंग्स के बाद जो है ब्रेस्ट है, ब्लडर है, पेंक्रियाज है। तो ये कुछ ऐसे नेम्स हैं, कुछ ऐसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिन ऑर्गन्स को जो है बहुत ज़्यादा कैंसर कॉज हो सकता है स्मोकिंग की वजह से, ठीक है। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा बेटे, आपको सवाल आता है, ये पास पेपर का सवाल है कि कैंसर मतलब बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग लिखे, कोई से 2 लिख दें या सारे बैड इफ़ेक्ट्स लिखें, कोई से 3 लिख दें। तो ये मैंने हेडिंग बनाई है, आपकी बुक में हेडिंग नहीं बनी हुई, पैराग्राफ्स हैं। तो कैंसर की हेडिंग आप देंगे तो ये सारा बता देंगे कि ये पार्ट्स हैं। बुक में 2-3 और लिखे हुए हैं, पेंक्रियाज, ब्रेस्ट, ब्लैडर वगैरह, तो उनके अंदर ये कॉज करता है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन्फेक्शंस कौन कौन से कॉज होते हैं, इफ़ेक्ट ऑन टीथ क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आई थिंक सो कि 2 बैड इफ़ेक्ट्स थे। एक क्या था? एक था कार्बन मोनोऑक्साइड का, और एक है थिकनेस ऑफ ब्लड, थिकनेस ऑफ ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है कि जब हम सिगरेट पीते हैं तो उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होती है। तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड हो जाती है ना, तो इसका नुकसान ये है कि ये जाके ब्लड, कौन सा वाला ब्लड के सेल है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के साथ जो एरिया होता है ना हीमोग्लोबिन, जिसके साथ ऑक्सीजन ने बाइंड करना होता है, उस जगह पर ऑक्सीजन की जगह ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाती है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड जगह उस जगह पर बाइंड कर गई ऑक्सीजन की जगह पर, तो ऑक्सीजन कहाँ पे जाके अटैच होगी? और अगर ऑक्सीजन अटैच नहीं होगी तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो सकेगी ऑक्सीजन की, हमारे डिफरेंट सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी फिर, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड बैठी हुई है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करती है, ठीक है।
दूसरा थिकनेस ऑफ ब्लड, कि इन डिफरेंट केमिकल्स में कुछ ऐसे केमिकल भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लेटलेट्स जो हैं हमारे ब्लड में, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में जो है बेटा 3 तरह के सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। कि क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में प्लेटलेट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा कर देते हैं। उन प्लेटलेट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा अगर हो जाती है तो ब्लड इज़ अ मिक्सचर ऑफ या टिश्यू ऑफ सेल्स एंड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है वो लिक्विड होता है और सेल्स जो हैं वो सॉलिड हैं। तो जब सॉलिड चीज़ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो ब्लड थिक हो जाएगा। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है कि हाउ ब्लड बिकम थिक ड्यू टू द स्मोकिंग। तो आपने इसका बताना है कि इस वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेक्शंस। तो कौन कौन से इन्फेक्शंस कॉज होते हैं बेटे? इन्फेक्शन में है ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया। बेसिकली डिजीज़ जो हैं वो किसी भी पर्सन को हो सकती हैं, लेकिन ये वेरी करता है कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग है, किसने अपना इम्यून सिस्टम कितना ज़्यादा अच्छा रखा हुआ है और कितना हेल्दी हाइजीनिक कंडीशन वो रहता है उसमें, ठीक है। तो अगर हम बैड चीज़ों को अवॉइड नहीं करते तो ऑब्वियसली हमें डिजीज़ ज़्यादा हो सकती है। तो ट्यूबरकुलोसिस नॉर्मल पर्सन को भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर है कि स्मोकिंग करने वाले को कितना ज़्यादा चांस है कि उसे इतना ज़्यादा ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने 2 नेम लिखे हैं, ट्यूबरकुलोसिस, आप इसे टीबी के नाम से जानते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है ये कितने टाइम ज़्यादा हो सकता है? इसका रिस्क 2 to 4 टाइम, 2 to 4 टाइम ट्यूबरकुलोसिस का रिस्क ज़्यादा होता है स्मोकिंग करने वाले बंदे को। और उसके साथ जो नमूनिया है, नमूनिया का है 4 टाइम्स, ठीक है। फिर से सुनेंगे कि जो स्मोकिंग करने वाला है वो उसे जो है टीबी का जो रिस्क है वो 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा होता है, नमूनिया का 4 टाइम्स। तो ये इसके बैड इफेक्ट में आता है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन टीथ। तो टीथ में क्या है, जाहिर सी बात है कि गंदी चीज़ें, गंदे केमिकल्स जब इनहेल किए जाते हैं तो मस्ट बी पॉसिबल कि वो आपके टीथ के साथ स्टिक कर जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि जो टीथ है बेटे वो कैसे हो जाते हैं, वो स्टेन्ड हो जाते हैं। स्टेन का मतलब कि उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है। आपने देखा है कि मोस्टली जो स्मोकिंग करते हैं उनके दांतों के ऊपर जो है येलो कलर की लेयर आ जाती है, तो स्टेन हो जाते हैं। स्टेन मीन कलर यहाँ पर इसका मतलब है। और साथ साथ वो वीक भी हो जाते हैं। तो वीक कर देते हैं ये, यानी कि स्मोकिंग जो है वो दांत को, टीथ को वीक और स्टेन्ड कर देती है। उसके साथ टूथ लॉस, यानी कि दांत गिर जाते हैं। आपको पता है कि एक एज आती है कि जब दांत गिर जाते हैं, जब आप बूढ़े हो जाते हैं, एज ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं उनका टीथ गिरने का जो रेट है या रिस्क है वो 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। अब आप देखिए कि कितने नुकसान हैं। तो बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग की जो मेन हेडिंग्स है, कैंसर है, इन पार्ट्स को कैंसर कॉज कर सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को लो करता है, थिकनेस ऑफ ब्लड हो जाता है, इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया इतने रेट तक ज़्यादा हो सकता है। और टीथ के बारे में हमने पढ़ा, तो सेपरेट आ सकता है कि इफेक्ट ऑन टीथ क्या है, इन्फेक्शन कौन से कॉज करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कैंसर कैसे करता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट जो है आपकी बुक में बॉक्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैं स्टार बना के पॉइंट लिखूँ, इट मीन्स कि ये कोई बॉक्स की बात है। तो वर्ड टोबैको डे लिखा हुआ है, वर्ड नो टोबैको डे, कि हमें टोबैको नहीं यूज़ करना चाहिए। तंबाकू किस में होता है? ऑब्वियसली सिगरेट में होता है। तो इसके लिए कौन सा डे जो है 31 मई है, 31 मई। यानी कि इस डे को क्या किया जाता है, स्कूल में, कॉलेजेस में, मतलब आप कह लो कि डिफरेंट सेमिनार्स अरेंज किए जाते हैं, कंपेन्स की जाती हैं कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी बुक में एक बॉक्स है, इंफॉर्मेशन वाला बॉक्स है, उसमें ना पैसिव स्मोकर्स लिखा हुआ है। बेटे पैसिव स्मोकर्स क्या होते हैं? हम कह सकते हैं कि देखो कि एक बंदा है जो सिगरेट पी रहा है, वो उसका धुआं अपने अंदर लेके जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब सिगरेट पीते हैं तो इर्द गिर्द भी धुआं हो जाता है। अब वो धुआं हवा में शामिल है, उस हवा में अगर हम सांस लेंगे तो वो धुआं हमारी बॉडी के अंदर चला गया सिगरेट का, तो हम पैसिव स्मोकर्स बन गए, ठीक है। तो पैसिव स्मोकर्स की समझ आ गई आपको? इन्हें हम सेकंड हैंड स्मोकर भी कह सकते हैं। सेकंड हैंड स्मोकर, क्योंकि वो खुद तो नहीं पी रहे, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, धुआं तो जा रहा है। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है। पता है क्यों? जो सिगरेट पी रहा है,
ठीक है, आप देखें, वो जब सिगरेट पीता है तो वो पीता है फ़िल्टर वाले साइड से। कभी छोटे होते ये काम किया, ये हरकत की होगी कि सिगरेट को ना जब लास्ट जो इतना सा हिस्सा बच जाता है तो उसे हम ना खोल के देखते होते थे, तो यहाँ पे एक येलो कलर का फ़िल्टर सा होता है कुछ, तो वो तो फ़िल्टर वाली साइड से पी रहा है कि केमिकल्स गुजर भी रहे हैं तो फ़िल्टर से गुजर के जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो धुआं निकल रहा है वो तो फ़िल्टर से नहीं गुजरा, और ये धुआं अगर हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये ज़्यादा खतरनाक है। आपको पता है इस बात का? ओके, तो पैसिव स्मोकर्स यानी कि जो सिगरेट नहीं पीते उन्हें भी इसका नुकसान है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि हमारे इर्द गिर्द अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उस एरिया से थोड़ा दूर चले जाएं, क्योंकि हमें भी नुकसान है। कैसे नुकसान है कि हार्ट रेट यानी कि हार्ट डिजीज़ का और लंग कैंसर का जो है हमें भी इसका रिस्क बढ़ सकता है। कैसे? हार्ट डिजीज़ का रिस्क हमें बढ़ सकता है 25 to 30, आई थिंक सो जी, 25 to 30 है, 30%। और इसका जो है वो, और इसका जो है बेटे 20 to 30% जो है इसका रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो आप देखिए कि पैसिव स्मोकर्स को भी इसका नुकसान है। ये बातें भी एमसीक्यू में आ सकती हैं, ये भी एमसीक्यू है, बाकी ये वाले सारे पॉइंट्स भी एमसीक्यू हैं कि ट्यूबरकुलोसिस कितने रिस्क ज़्यादा हो जाता है निमोनिया का, और ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है कि एस्थमा क्या होता है, उसके सिम्टम्स, उसका ट्रीटमेंट क्या है, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग देखे हैं सारे पॉइंट्स। बेटा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट से एमसीक्यू और शॉर्ट आ सकता है। यहाँ पर मैंने एक बात मिस कर दी है, निकोटीन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, निकोटीन क्या है। जहाँ पर बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग की हेडिंग है उसके साथ ही ये बॉक्स है। तो बेटे इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसे जो है ना इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज़ किया जाता था। इंसेक्टिसाइड का क्या मतलब है कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता था, कि एक ऐसा केमिकल था जिससे स्प्रे किया जाता था प्लांट्स के ऊपर कि वहाँ पर इंसेक्ट्स ना आए। अब सोचो ज़रा, एक इंसेक्ट को मारने वाला जो केमिकल है वो सिगरेट स्मोकिंग के ज़रिए से हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो क्या नुकसान कर सकता है। तो ये जो है अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी की जो वॉल्स है, कौन सी वाली वॉल्स, ब्लड वेजल्स की जो वॉल है, तो उसे जो है ये हार्डन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त कर सकते हैं। और आर्टरी का जो है वो इलास्टिक होना ज़रूरी है, उसका हार्ड होना बहुत ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि जब ब्लड पंप करता है हार्ट तो वो बहुत ज़ोर से पंप करता है, तो जो हमारी आर्टरी है ना वो एक दफ़ा ऐसे हो जाती है जब ब्लड अचानक पंप होता है, तो उसकी इलास्टिसिटी जो है ना उस प्रेशर को फिर बर्दाश्त कर जाती है। लेकिन अगर आर्टरी सख्त होगी तो ब्लड जब प्रेशर से आएगा तो इट में बी बर्स्ट। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। एक और एमसीक्यू है इम्पॉर्टेंट, वो क्या है बेटे, वो है कि 3.4% जो है लोग वो जो है कि वो हर साल स्मोकिंग में घिरे जाते हैं। मतलब क्या है इसका कि 3.4% जो लोग हैं डेवलपिंग कंट्री में हर साल इसका रेट ज़्यादा हो जाता है, कि इतने परसेंट लोग जो है हर साल स्मोकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने इस चैप्टर से रिलेटेड पास्ट पेपर के क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ठीक है, कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से सवाल हैं जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, और होपफुल कि आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको जो है चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें किस तरह के सवाल बन के आ सकते हैं और कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आ जाती है तो शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।